वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसी एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों 20 दिसंबर 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस में हम लोग जितने भी इस पेपर में सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना और पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इन सबका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और इन सारे क्वेश्चनों का हल से पीडीएफ भी वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी के यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार है। राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं या फिर दोस्तों निर्मल वर्मा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार है दोस्तों मोहन राकेश है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो एक का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर पाठक के साथ। यानी ये जो हमारा हो जाएगा दो का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब कौन से कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। दोस्तों भारतेंद्र युगीन ये तीनों हैं, बद्री नारायण, ठाकुर जगमोहन और पंडित अंबिका दत्त, ये जो है भारतेंद्र युगीन है। लेकिन जो श्रीधर पाठक है वो भारतेंद्र युगीन कवि नहीं है। तो यहाँ पे दो का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि पयोधि, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है। मेघ के, समुद्र के, नदी के, गंगा के। तो तीन का हमारा बी यानी समुद्र हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पयोध हो गया, सिंधु हो गया, वारिस हो गया, ये कह रहा किसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो वो हमारा हो जाएगा समुद्र के हैं। हम इन समुद्र के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखेंगे तीन के बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं या फिर दोस्तों कर्म कहेंगे या फिर क्रिया कहेंगे। तो चार का हम जब होता क्या है कि वाक्य में कोई वाक्य दिया है उसमें जो काम करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ता कहते हैं। तो यानी कि चार का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कि 5 से 9 प्रश्नों के लिए 5 नंबर से लेकर के 9 प्रश्न नंबर तक के हमको निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके हमको उनके सबके आंसर बताने हैं। दोस्तों हमने बताया कि जब कभी भी पैसेज आ जाए या गद्यांश या पद्यांश कोई भी आ जाए तो सबसे पहले पूरा गद्यांश या पद्यांश पढ़ने में समय न लास करके सबसे पहले आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हों उन सारे क्वेश्चनों को रीड कर लीजिएगा। उसके बाद गद्यांश को पढ़िएगा, फिर उनके आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। दोस्तों ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर या फिर विवेकानंद के विचारों को पढ़कर या फिर दोस्तों भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। अब नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छठा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कहा गया जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। दयानंद का, विवेकानंद का, राम मोहन राय का, रामकृष्ण परमहंस का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। तो चार ऑप्शन है, सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज, भारत धर्म सभा। अब अगला देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन भी। यहाँ पे कहा गया कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। अब हमको असत्य कथन या ब्रह्म समाज के बारे में बताना है। कहा गया कि बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। असत्य हमको बताना है दोस्तों। फिर आगे तीसरा पॉइंट दिया गया है कि बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। और अगला हम देखेंगे नवा नंबर में कहा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया है। हरा दिया गया है दोस्तों, हरा दिया गया है मतलब कि
उसको अविजय कर दिया गया है। तो ये थे हमारा 5 से 9 नंबर तक के, हमने सारे क्वेश्चनों को रीड कर लिया और अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे और अब पूरा पैसेज पढ़ने का प्रयास करते हैं। पैसेज में दिया गया है दोस्तों, कहा गया है कि हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजों भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद का जूतों की माला से, अब देखिए यहाँ पे कहा है दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया था। ये क्वेश्चन में हमारे मिला भी है। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी, यानी कि यहाँ पे आंदोलन के अंतिम में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। अब यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है, पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा कि ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो यहाँ पे जिसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है, वो हो जाती है भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। यानी कि 5 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 5 के बाद दोस्तों लोग छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया गया है कि ये एक हिंदी भाषा प्रांत में दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया था। तो दयानंद यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 6 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। 4 ऑप्शन, सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज, भारत धर्म सभा। तो बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई दोस्तों, ब्रह्म समाज। यहाँ पे देखिए कहीं पे हमको मिला था क्वेश्चन में, यहाँ पे कहीं पढ़ने पर भी हम लोगों को आया था, कुछ देर पहले पढ़े थे, ये ब्रह्म समाज मौजूद है, समाज भारत स्थापित था और रूढ़वादी। तो बाद में ब्रह्म समाज अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्म समाज इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 8वां नंबर, यहाँ पे कहा कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। अब यहाँ पे कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, देखते हैं। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। यहाँ पे देखिए बाद में कहा ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो पहले तो सही है, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, ये गलत है दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, ये गलत है। इसमें गलत असत्य को ही पूछा गया है। तो 8 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राम मोहन राय, दयानंद को। तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी, दयानंद को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। अब यहाँ पे अभी ये लिखा दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए, यानी दयानंद को क्या किया गया था, शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, और 10वें नंबर में कहा है कि वधूत्सव का संध विच्छेद रूप क्या है। वध धन उत्सव, वध धन उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव। तो 10 का हो जाएगा वधु धन उत्सव, यानी कि हमारा 10 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर पे आ जाएंगे। 11 नंबर में कहा कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आसान काम, हरियाली छाना,
खुश होना, कार्य सिद्ध होना। बाग बाग होना मतलब दोस्तों खुश होना, यानी कि 11 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। चिट भी मेरी पट भी मेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। अब दोस्तों चिट भी मेरी पट भी मेरी, अब यहाँ पे कहा दोनों ओर से लाभ चाहना, अपराधी भयभीत रहना, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, भला करके भूल जाना। तो यहाँ पे ये एक तरफ हमारा ये लोकोक्ति दी गई है, उनका सही अर्थ दिया गया है। तो हमको ये बताना है कौन सा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कहा गया है चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो कहा रहा है दोनों ओर से लाभ, बिल्कुल ये हमारा पहला तो पेयर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी भयभीत रहना, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। फिर कहा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये गलत, भला करके भूल जाना, यानी कि तीन का सी, ये भी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अयोग्यता का दोष दूसरे को देना, खुद मतलब बने ना और दूसरों को दोष देना, तो यानी अयोग्यता का दोष दूसरे को देना, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आगे कह रहा है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो विकल्प 4 का डी के साथ, ऐसा ऑप्शन देखिए 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, ऐसा दिया है हमारा डी पे, तो यहाँ पे हमारा 12 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महाधन ओज, पौधन अक, नौधन इक, परोधन उपकार। तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा संधि गलत बताया गया है, परोधन उपकार, ये हमारा गलत है दोस्तों। यहाँ पे परोधन उपकार जो हो जाएगा गलत है। महाधन ओज ये भी सही है, पौधन अक ये भी सही है, नौधन इक ये भी सही है, परोधन उपकार जो हमारा है ये यहाँ पे एक गलत संधि विच्छेद का उच्चारण दिया गया है। तो यानी कि 13 का देखिए तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 नंबर पे आ जाएंगे, और 14 नंबर में हमारा दिया गया, कहा गया निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ। अपादान मतलब दोस्तों क्या होता है, अपादान से अलग, यानी कि किसी चीज को अलग होना। श्याम का घर नहीं, पेड़ से गिर पड़ा, तो कुर्सी के नीचे, आरी से काटो, पेड़ से गिर पड़ा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। 14 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15, और 15 पे दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक डाट डाट घर चला गया, अभिषेक डाट डाट घर चला गया, किसके, अपने आप, इस उस। अभिषेक कहा गया अभिषेक किसके घर चला गया, या अभिषेक अपने आप घर चला गया। इनमें से जो राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का हमारा बी के साथ, अभिषेक अपने आप घर चला गया, यानी कि बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर पे आ जाएंगे। 16 नंबर पे कहा गया कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहेंगे, करण कहेंगे, कर्म कहेंगे, या फिर दोस्तों अपादान कहेंगे। तो 16 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, यानी कि 16 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर पे आ जाएंगे, और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। कहा तत्सम और तद्भव का सही जोड़ी का विकल्प नहीं है, कहा है सूत्र सूत्र सूत्र, हस्त हाथ, चक्र गोला, ग्राहक गाहक। तो यहां पे जो हो जाएगा दोस्तों 17 का हमारा चक्र गोला, ये जो है तत्सम और तद्भव का सही जोड़ी नहीं है। बाकी और जो हमारे हैं वो सही तत्सम और तद्भव के जोड़ी बन रहे हैं, लेकिन 17 का सी ऐसा नहीं है। तो 17 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 पे आ जाएंगे, और 18 पे कहा है निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। निंदा का हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे निंदा का हो जाएगा विलोम स्तुति, निंदा का विलोम शब्द है स्तुति। 18 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 के बाद हम लोग 19 पे आ जाएंगे, और 19 नंबर पे दिया गया, कहा गया कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। विरोधी पक्ष का
वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, द्विपक्षी। तो 19 का हमारा हो जाएगा बी। विरोधी शब्द का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है दोस्तों? विपक्षी। यानी कि 19 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। तो 20 का हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अभूतपूर्व, यानी कि ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो वो दोस्तों हो जाएगा हमारा सन 1955, सन 1962, सन 1965, सन 2000। यानी किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 21 का हमारा यहाँ पे बी, यानी कि सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले 1955 में दिया गया था। अगर बात की जाए तो प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? प्रथम बार दिया गया था 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा, मैं और मैं। यानी कि कहा गया निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? रचित नहीं, हमको ये बात बताना है। तो 22 का बी, यानी रुकोगी नहीं राधिका, ये जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है उनके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, लेकिन रुकोगी नहीं राधिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर पे आएंगे, और 23 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का जो हो जाएगा हमारा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये हमारा सही वाक्य है। बाकी और तो सही वाक्य नहीं है। अब अगर पढ़ के देखेंगे, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, तो ये तो परफेक्ट नहीं है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है, तो ये सारे गलत हैं। 23 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 24 पे आ जाएंगे। 24 पे कहा गया कि अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली, बनाफली, बैगानी, मधेसी। तो 24 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए के साथ, यानी अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। 24 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 25 पे आएंगे, और 25 पे कहा गया कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो 25 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, यानी तीसरा रुख जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? तीसरा रुख के लिए। तो यहाँ पे 25 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। आगे देखेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कंवल, उपरोक्त। तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए। उज्ज्वल जो है हमारा वो तत्सम शब्द है। आगे देखेंगे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर, और 27 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। घर को आऊंगा तो गलत है। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, ये भी गलत है। अब बचा ए और बी। ए और बी ये आपको समझना है ध्यान से कि कौन सा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, और ए भी हमारा राइट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 27 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो दोस्तों भोजपुरी जो है वो शामिल नहीं है, बाकी और सारी शामिल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो 28 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 के बाद दोस्तों 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है इस क्वेश्चन में
कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? नासिरा शर्मा को, लीलाधर जगूरी को, ममता कालिया को, नरेंद्र कोहली को। तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अब दोस्तों नासिका शर्मा को वर्ष 2019 में का व्यास सम्मान उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। इनको जो 2019 में व्यास सम्मान मिला था नासिरा शर्मा को, तो कागज की नाव उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। अगर कहीं पूछ लिया जाए, कागज की नाव के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? व्यास सम्मान दिया गया था। किसको दोस्तों? ये नासिरा शर्मा को। कब? 2019। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। तो 30 का हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि तद्भव शब्द हमारा कौन सा है? वो हमारा नींद शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। आगे देखेंगे 31 नंबर। और 31 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब असुर का निशाचर, धनुज, राक्षस, महाकाय। तो महाकाय जो है हमारा वो असुर का पर्यायवाची नहीं है। 31 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 32 नंबर देखेंगे और 32 पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राग, विराग, व्यष्टि, समष्टि, बच्चा, जवान, उत्तम, अधम। यानी कि 32 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी। कहा गया कौन सा विकल्प उनके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है? बच्चा का जवान, बच्चा का बूढ़ा होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे बच्चा का जवान लिख दिया तो ये गलत है, तो उनको जोड़ी यही हमारा नहीं है। और तो ये सभी उत्तम का अधम, राग का विराग, व्यष्टि का समष्टि, ये सही लिखे हुए हैं, लेकिन बच्चा का बूढ़ा होना चाहिए ये हमारा क्या है? गलत है। तो यही हमारा 32 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर। और 33 नंबर में कहा है कि सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित के, धनी के, पति के, गुरु के। तो 33 का हमारा हो जाएगा ए, पंडित के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों पंडित। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 33 का ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 33 के बाद दोस्तों हम लोग 34 नंबर पे आ जाएंगे। और 34 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? अब गोपेश्वर सिंह को, वीर भारत तलवार को, कमल किशोर गोयनका को, वीरेंद्र यादव को। दोस्तों 34 का यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो है कमल किशोर गोयनका। यानी कि 34 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? कमल किशोर गोयनका को दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 34 का हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 35 नंबर। और 35 नंबर जो क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे कहा गया है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? मार्तंड हो गया, अर्क हो गया, अंशुमाली हो गया। कह रहा है इन चार शब्दों में से किसके पर्यायवाची हैं? रोशनी के हैं, चंद्र के हैं, सूर्य के हैं, या फिर दोस्तों हमारे रेखा के हैं? तो 35 का हमारा दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य के ये मार्तंड, अर्क और अंशुमाली ये इनके पर्यायवाची हैं सूर्य के। यानी कि 35 का हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 36 नंबर देखेंगे। और 36 में कहा गया कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास डॉट डॉट तोड़ा, गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, गिलास इसने तोड़ा। तो 36 का हो जाएगा हमारा दोस्तों गिलास किसने तोड़ा। परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर इसे हम किसने शब्द लिख दें तो ये बिल्कुल वाक्य को बिल्कुल तरीके से पूर्ण कर देगा। गिलास किसने तोड़ा, यानी कि 36 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 37 नंबर पे आएंगे। और 37 नंबर में कहा है कि मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य और भगवान दास ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं। 37 का हो जाएगा हमारा सी, मैं भंगी हूं। 37 का सी भगवान दास ने ये आत्मकथा लिखी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 37 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पे हमारा हिंदी खत्म हो रहा है और यहाँ से हमारा सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो रहा है और हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। यहाँ पे नमक शब्द लिखा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था।
भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। दोस्तों 38 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद से दांडी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा दोस्तों। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कब दोस्तों? गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर, गांधी जी क्या करे थे? नमक कानून को तोड़कर। कब तोड़ा था? अप्रैल 1930 में तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर कह दिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1930 में की गई थी। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाए गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था, तो अप्रैल 1930 में ही तोड़ा था और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो ये इस बात से रिलेटेड जानकारी थी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 38 के बाद दोस्तों हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? दोस्तों कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति? सबको बच्चे को पता है दोस्तों, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा 39 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए 39 के बाद दोस्तों लोग 40 नंबर पे आ जाएंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? कितने मंडल मौजूद हैं? अब दोस्तों 18 मंडल मौजूद है, 22 मंडल, 28 मंडल या फिर 214 मंडल। तो बता दें दोस्तों आपको, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? दोस्तों 18 मंडल हैं। कौन कौन से दोस्तों? 18 मंडल है, जिनमें से सबसे नया 18वां मंडल कौन सा बना है? अलीगढ़ मंडल बना है। जिनमें से नया, अब दोस्तों यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं थोड़ा सा, जिनमें से नया 18वां मंडल कौन है दोस्तों? अलीगढ़ है। अलीगढ़ बना या अलीगढ़ है, अलीगढ़ बना। दोस्तों ये बात हो गई, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जिनमें से नया 18वां मंडल अलीगढ़ बना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 40 के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और 41 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो यहाँ पे जो भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत और जापान ने मिलकर के मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित किया था। दोस्तों वो है हमारा श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर, और 42 नंबर पे दिया गया है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, तो गलत है दोस्तों। कर का समेकन, दोस्तों यहाँ पे ये भी गलत है। संपत्ति का एकीकरण ये भी गलत है। भूमि का एकीकरण इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट है। गांव में आप देखते होंगे चकबंदी हुई है, चकबंदी लेखपाल ने आकर के ये चकबंदी की है। तो ये चकबंदी से जब जो शब्द है दोस्तों, ये हमारा भूमि का एकीकरण से रिलेटेड शब्द है। तो 42 का हमारा इस क्वेश्चन का ए के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। इस पे कहा गया कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावली से लिया गया, जिसका अर्थ नमकीन नदी है? दोस्तों भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावली से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी है? चंबल, बनास, माही या फिर दोस्तों लोडी। तो 43 का हमारा हो जाएगा लोडी शब्द इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 43 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट बनेगा। आगे आ जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड या रैपिड एक्शन फोर्स? दोस्तों 44 का हमारा हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स की अगर स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो ये 1992 में इसकी स्थापना हुई है। क्या हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है। किसकी? रैपिड एक्शन फोर्स की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 44 के बाद दोस्तों हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? अब दोस्तों पुणे में, बंगलुरु में, मुंबई में या फिर दोस्तों दिल्ली में? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली।
दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ था? अगर इसके निर्माण की बात कर दी जाए, ये अक्षरधाम की जो दिल्ली में निर्माण हुआ था, इसका कब निर्माण हुआ है? तो 6 नवंबर 2005 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 6 नवंबर 2005 में इसका निर्माण हुआ है। अब अगर भारत का बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है ये अपने पूरे भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अक्षरधाम है, सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है, अक्षरधाम, यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर है। ये बात आप लोग दोस्तों इसके बारे में जान ली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? अब दोस्तों GSLV MK3, PSLV C11, GSLV F11, PSLV C45। दोस्तों ये कहा गया कि चंद्रयान 2 जो हुआ लॉन्च किया गया था, उनमें से कौन सा ये मतलब लॉन्च वाहन इसमें उपयोग किया गया था? तो 46 का जो हो जाएगा यहाँ पे GSLV MK3 यानी कि A, 46 का A के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इसरो ने वर्ष 2009 में चंद्रमा पे चंद्रयान 2 भेजा था और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, जो कि 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर चुका है। अब अगर यहाँ पे हम पॉइंट लिख दे देते हैं, चलिए थोड़ा सा लिखता हूं मैं आपको। इसरो ने वर्ष, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसरो ने वर्ष 2009, कब दोस्तों? वर्ष 2009 में चंद्रमा पे, 2009 में यहाँ पे चंद्रमा पे चंद्रयान 2 भेजा। क्या भेजा दोस्तों? चंद्रयान 2 भेजा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, दूसरा पॉइंट कहा चंद्रयान 3 की बात अगर कर ले, अभी ये सब लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले साल भेजा गया, चंद्रयान 3 की बात कर ली जाए तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, 23 को यहाँ पे लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। अब इसकी सफल लैंडिंग भी की गई। अब सफल लैंडिंग कब हुई है दोस्तों? यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दे रहा हूँ, सफल लैंडिंग भी इसकी भारत ने करवा लिया है। यहाँ पे सफल लैंडिंग कब हुई है? सफल लैंडिंग जो है दोस्तों 23 अगस्त 2000, यहाँ पे 23 अगस्त 2023 में सफल लैंडिंग भी भारत करा चुका है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट हो गए दोस्तों। और अगला हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे हैं? श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों 47 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, श्री पीयूष गोयल। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे कौन? श्री पीयूष गोयल। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। और 48 नंबर पे दिया गया है कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? 144 मिनट प्रतिदिन, 110 मिनट प्रतिदिन, 100 मिनट प्रतिदिन या 162 मिनट प्रतिदिन। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 144 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से व्यक्त करता है। ये तो दोस्तों 2020 की कहानी बताई गई, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020। अब अगर हम बात कर लें ग्लोबल इंडेक्स 2023 की बात कर ले, यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स 2023 की बात कर लें, 2023 में दोस्तों क्या है? 2023 के अनुसार 194 मिनट है, 194 मिनट प्रतिदिन है। ये दोस्तों बढ़ करके देखिए 2020 में 144 था, अब 2023 में दोस्तों कितना हो गया है? 194 मिनट प्रतिदिन हो गया है। चलिए आगे देखेंगे 48 के बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर। और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, जापान से। दोस्तों कनाडा से चुना गया है। कहां से चुना गया दोस्तों? 49 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत में जीएसटी कब लागू हुई दोस्तों? और संविधान कौन सा संशोधन हुआ है जो भारत में लागू हुआ है? तो संविधान 101वां संविधान संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन किया गया है। और इसको भारत में लागू कब किया गया है दोस्तों? 1 जुलाई
2017 में इसको लागू किया गया। कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 से ये पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो गया है जीएसटी। इसको कहां से, दोहरे मॉडल से किस देश से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, कहा गया कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है? मुंबई में, नागपुर में, दिल्ली में, या फिर दोस्तों जयपुर में? तो 50 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, नागपुर में स्थित है। यानी कि 50 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 51 नंबर पे आ जाएंगे, और 51 नंबर में कहा है कि CAPFS/CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? दोस्तों संक्षिप्त रूप में बात की जाए, अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों यहां पे कितने ट्रॉफी प्रदान की गई है? 5, 2, 3 या 4? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि वो 3 ट्रॉफियां प्रदान की गई हैं। कितनी ट्रॉफी प्रदान की गई दोस्तों? 3 ट्रॉफियां। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं? निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं? ड्रैगन मक्खी की, कबूतर की, मेढक की, या टूना मछली की? तो दोस्तों यहाँ पे इसका हो जाएगा, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं? वो है ड्रैगन मक्खी। यानी कि 52 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे। 53 नंबर में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन, राम भगत? दोस्तों 53 का हमारे यहाँ पे जो हो जाएगा वो बी के साथ, यानी चूनाराम महतो के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो 53 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर पे दिया गया है, कहा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों यहाँ पे 2 होते हैं, 4 होते हैं, या 8 होते हैं, या फिर दोस्तों 9 होते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। क्वेश्चन में इसका जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प कोई भी मैच नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? अब मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य की बात की गई है? अगर इसकी हम बात करें, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। यानी कि ये राष्ट्रीय, यहां पे हम लिख के बताते हैं दोस्तों आपको, राष्ट्रीय मानवाधिकार यहां पे आयोग की स्थापना दोस्तों स्थापना अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी दोस्तों, 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्थापना की बात, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? अब अगर हम यहां पे लिख दें, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? कुल 6 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अगर, अब दोस्तों यहाँ पे 6 सदस्य, अब ऐसा तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र हैं। वर्तमान में अध्यक्ष इसकी बात की जाए, वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो श्री अरुण कुमार, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, श्री अरुण कुमार मिश्र हैं। श्री अरुण कुमार मिश्र हैं। न्यायमूर्ति कौन है दोस्तों? वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति कौन है? श्री अरुण कुमार मिश्र जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एन्सफोर्ड डिसपेयरेंसेस पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो 55 का यहां पे हो जाएगा हमारा बी, एन्सफोर्स्ड डिसएपियरेंसेस पर समिट। दोस्तों यहां पे 55 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था।
अब दूसरा प्रश्न पॉइंट दिया है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो 56 का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कहा है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ। तो ये बात दोस्तों गलत है। तो ऐसा मतलब ऑप्शन हमारा बी पे दिया गया है, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 56 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर पे दिए गए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है, स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स। तो दोस्तों 57 का हमारा हो जाएगा स्पैम, यानी कि ए, यानी कि 57 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, और 58 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, एविकल्चर कहा जाता है, मोरिकल्चर कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों अंगूर के खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विटीकल्चर। 58 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात कर लीजिए अगर सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर हम किसको कहेंगे, रेशम उद्योग को कहेंगे। दोस्तों किसको कहेंगे हम लोग, यहाँ पे रेशम उद्योग को कहते हैं। रेशम उद्योग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और एविकल्चर की बात की जाए दोस्तों, तो एविकल्चर बोला जाता है दोस्तों पक्षी पालन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पक्षी पालन के बारे में एविकल्चर होता है। अब अगर मोरिकल्चर की बात की जाए दोस्तों, तो मोरिकल्चर जो होता है रेशम कीट हेतु शहतूत उगाथ, या दोस्तों रेशम कीट हेतु आप कह सकते हैं मोरिकल्चर। रेशम कीट, मोरिकल्चर दोस्तों क्या होता है, रेशम कीट, रेशम कीट हेतु, रेशम कीट हेतु। और विटीकल्चर बोलते हैं दोस्तों अंगूर की खेती के लिए, यानी अंगूर की खेती के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है, गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। यानी कि 59 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है, दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा। यानी कि 59 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इनके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने राय या सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि सूची फर्स्ट में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों की सूची सेकंड में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों को मिलान करें, वजीर, मीर बख्शी, मीर समन और प्रमुख काजी। अब दोस्तों वजीर जो है क्या करता था, शाही परिवार का प्रभारी था, या न्यायिक विभाग का प्रमुख था, सैन्य विभाग का प्रमुख था, या राजस्व विभाग का प्रमुख था। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 60 का, जो हम अगर देखें इनको मैच कराएं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा वजीर जो था दोस्तों वो था राजस्व विभाग का प्रमुख था। अगर यहाँ पे मैच करा देते हैं, वजीर जो हमारा राजस्व विभाग का प्रमुख था। अब अगर दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 60 मतलब हमारा 60 नंबर जो क्वेश्चन था 60, हाँ, तो वजीर जो था दोस्तों राजस्व विभाग का हमारा प्रमुख था। और दूसरी देखिए मीर बख्शी जो थी वो सैन्य विभाग की प्रमुख थी। मीर बख्शी यहाँ पे मिला देते हैं सैन्य, इससे सैन्य विभाग का प्रमुख था। अब मीर समन जो थे दोस्तों, मीर समन हमारे शाही परिवार का प्रभारी था, ये मीर समन। और प्रमुख काजी जो हमारे थे दोस्तों वो क्या थे, वो थे न्यायिक विभाग का प्रमुख था। तो ये अब अगर इनको देखा जाए तो ये हमारा दोस्तों फर्स्ट का फोर इसमें, और हाँ ये फर्स्ट का 4 हमारा दोस्तों कैसे मैच हो रहा है, सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 का हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आगे देखेंगे 61 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। मतलब कौन सा रसायन कह रहा आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है।
स्ट्रैंसियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन। बेरियम क्लोराइड जो है आतिशबाजी करते समय इसमें हरे रंग का हरा रंग होता है, यानी हरे रंग का प्रदर्शन होता है, यानी कि 61 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें स्ट्रैंसियम कार्बोनेट में किस कलर का होता है, तो यहां पे होता है हमारा दोस्तों रेड होगा। क्या होगा, रेड कलर का बात होगा किसमें, स्ट्रैंसियम कार्बोनेट में। और अगर इसमें सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो यहां पे येलो कलर की बात होगी। किसकी बात होगी, येलो कलर की बात होगी। और कॉपर क्लोराइड की बात करें तो यहां ब्लू कलर की बात होगी, यानी नीले कलर की बात होगी। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट थे, इनके बारे में भी आप जान लीजिएगा। यहां पे पूछा था बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमारा ग्रीन किसका हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन की बात हो जाएगी, यानी कि हरा रंग का प्रदर्शन होगा। और यहाँ पे हमारा स्ट्रैंसियम कार्बोनेट रेड कलर प्रदर्शित होगा, सोडियम नाइट्रेट में हमारा येलो कलर और कॉपर क्लोराइड में ब्लू कलर आएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड बातें। आगे देखेंगे 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को, 21 सितंबर को, 2 सितंबर को, 28 सितंबर को। तो 62 का हमारा हो जाएगा बी, 21 सितंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब अगर बात की जाए दोस्तों, यहां पे जो 15 सितंबर लिखा है, 15 सितंबर को क्या होता है, चलिए बारी बारी से सबके बारे में बताते हैं दोस्तों। 15 सितंबर को जो हमारा हो जाएगा वो होता है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र दिवस ये होता है। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे 2 सितंबर की, यहाँ पे 2 सितंबर जो लिखा है, इस 2 सितंबर में क्या होता है, 2 सितंबर में होता है दोस्तों यहाँ पे विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। अब अगर 28 सितंबर की बात की जाए, 28 सितंबर की बात करते हैं, तो 28 सितंबर को होता है दोस्तों यहाँ पे क्या, यहाँ पे 28 सितंबर में होता है विश्व रेबीज दिवस होता है। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस होता है। इतनी सी बातें आप इनके बारे में भी जान लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 62 के बाद दोस्तों हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, और 63 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो 63 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसलिए क्या होता है, नमक डालने से वो बर्फ पिघलने लगती है। 63 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 64 नंबर, और 64 नंबर पे दिया गया है कि ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कहा गया किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, खेल में, नृत्य में, संगीत में, या फिर दोस्तों औषधि में। तो 64 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 64 का हमारा क्या हो गया दोस्तों, सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगर देखा जाए कि ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, पहली बार ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था दोस्तों, पहली बार जब दिया गया था ये 4 मई 1959 में दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड पहली बार 4 मई 1959 में दिया गया था। ये हो गया इससे रिलेटेड बातें। आगे देखेंगे 64 के बाद दोस्तों 65 नंबर, और 65 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। चीनी मुद्रा को दोस्तों हम लोग डॉलर कहेंगे, रुपया कहेंगे, रेनमिनबी कहेंगे, पाउंड कहेंगे। तो रेनमिनबी कहेंगे, रेनमिनबी कहेंगे, या फिर दोस्तों इसका दूसरा नाम और क्या होता है, इसको युआन भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका दोस्तों हमारा क्या होता है, युआन, ये भी कहा जाता है, युआन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चीनी मुद्रा को हम रेनमिनबी कहेंगे या फिर दोस्तों युआन कहेंगे। तो 65 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और आगे देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा कि शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, गलत, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक, गलत,
माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक गलत। प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक को यहाँ पे भरा गया दोस्तों, इसमें 50% पुरुष और 50% महिलाओं को वरीयता दी गई थी। 50-50% महिला और पुरुष भरे गए हैं दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों में। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा मित्रों को भरा गया था। तो 66 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। तो 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अब 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों 67 का हो जाएगा हमारा 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 67 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और यहां पे दिया गया है चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। अब दोस्तों वहां पे कौन है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 69 नंबर, और यहां पे दिया गया 69 नंबर पे कहा गया है कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार क्या है। अब दोस्तों 2000 रुपए जो अपना भारतीय मुद्रा 2000 का नोट चलता था, अभी इसको आरबीआई ने इसको बंद कर दिया है। तो इसका साइज क्या था, वो 66 mm इंटू 166 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 69 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 mm गुणे 166 mm, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2000 रुपए का नोट का आकार जो था ये हमारा सी के साथ राइट होगा। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2000 का नोट अभी भारत में चलन में क्या हो गया है, आरबीआई ने बंद कर दिया। कब बंद किया है दोस्तों, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, मई 2023 में आरबीआई ने इसे बंद कर दिया। मई 2023 में आरबीआई ने इसे बंद कर दिया। इस 2000 रुपए के नोट को इसे बंद कर दिया, ठीक है। ये इतनी सी बात हो गई। इसके पीछे दोस्तों अगर बात की जाए, इसके पीछे मंगलयान का चित्र बना है दोस्तों। इसके पीछे मंगलयान, यहां पे मंगलयान का चित्र बना था। किसका चित्र बना था दोस्तों, मंगलयान का चित्र बना था। आगे देखेंगे 69 के बाद दोस्तों 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही। असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी शॉर्ट में इसको आईटीबीपी भी बोलेंगे, होम गार्ड्स। 270 का जो हमारा हो जाएगा सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी आईटीबीपी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी, और मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय नई दिल्ली में बना हुआ है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 70 के बाद दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। द्राम कहा जाएगा, ग्राम कहा जाएगा, डॉलर कहा जाएगा, या फिर दोस्तों रुपया कहा जाएगा। तो 71 का क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, द्राम कहा जाता है। तो 71 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह एक पहाड़ी देश है दोस्तों। आर्मेनिया अगर देखा जाए तो क्या है, आर्मेनिया क्या है, यह एक पहाड़ी क्या है दोस्तों, पहाड़ी देश है। यह एक पहाड़ी देश है दोस्तों, ये हमने लिख दिया है, एक पहाड़ी देश है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात अगर यहां से हम लोग करें, दूसरा पॉइंट अगर इसकी राजधानी की बात की जाए दोस्तों, इसकी आर्मेनिया की राजधानी अगर देखी जाए दोस्तों, तो इसकी राजधानी होती है येरेवान होती है। क्या होती है दोस्तों, येरेवान। ये हो गया। तीसरा पॉइंट की अगर बात की जाए, तीसरा पॉइंट हो जाएगा सबसे बड़ा इसका चर्च जो है एपोस्टोलिक है। सबसे बड़ा चर्च अगर इसकी बात की जाए, किसकी, आर्मेनिया के सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा चर्च दोस्तों है वो है हमारा एपोस्ट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एपोस्टलिक
क्या दोस्तों पढ़ेंगे इसको, एपोस्टोलिक, इसका आर्मेनिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये सब आर्मेनिया के बारे में बात की गई है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो देखेंगे 71 के बाद दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। और 72 नंबर क्वेश्चन पे यहां पे दिया गया है, कहा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कोंगका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा, लनक दर्रा। दोस्तों 72 का हो जाएगा यहाँ पे लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा, लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब अगर देखा जाए कोंगका दर्रा जो है ये कहां पे स्थित है, ये दोस्तों हमारा लद्दाख में स्थित है, ये भी लद्दाख में स्थित है। और खारदोंग दर्रा ये भी लद्दाख में स्थित है। और लनक दर्रा ये भी क्या है, ये यानी कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है ये दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन के दर्रा जो हैं वो कहां पे है दोस्तों, हमारे लद्दाख में है। कहां है दोस्तों, लद्दाख, लद्दाख में ये तीनों है दोस्तों। क्या है दोस्तों, तीनों दर्रे ये लद्दाख में मौजूद हैं। तो यहां पे दोस्तों ये खा बनाइए, लद्दाख लिखिए, ठीक है, लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें 72 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हुआ। और अगला देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। दोस्तों किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण या राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, बंदोबस्ती संचालन। तो 73 का यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य को हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था दोस्तों, जिसे 1932-35 में के दौरान हटा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 73 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 74 नंबर। और 74 नंबर में यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता परमाणु संयंत्र बनाया। भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो वो है दोस्तों 74 का हमारा डी, रूस जो है वो दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। विश्व में अकादमिक लोमोन सोव नामक पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया था। कौन सा, अगर ये परमाणु संयंत्र का नाम पूछ लिया जाए तो अकादेमिक लोमोनसोव नामक, चलिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, अच्छा, अकादेमिक लोमोनसोव, ये जो है हमारा ये पहला परमाणु संयंत्र का नाम है। ये क्या है दोस्तों, परमाणु संयंत्र का नाम है। ये पहला मतलब ये तैरता हुआ परमाणु संयंत्र उसने बनाया था, किसने, रूस ने बनाया था। अब भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र बात की जाए तो तारापुर महाराष्ट्र ऊर्जा संयंत्र है। भारत का अगर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र की बात की जाए तो तारापुर महाराष्ट्र में जो की है यही हमारा क्या है, ऊर्जा का संयंत्र है। चलिए आगे देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। और आज के इस पार्ट का हम लोग ये अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या कोंकण रेलवेज कारपोरेशन लिमिटेड, या रेलटेल कारपोरेशन ऑफ। तो कोंकण रेलवेज कारपोरेशन लिमिटेड, यानी 75 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य संचालित है। ये क्या है दोस्तों, ये भारत और नेपाल के मध्य संचालित है, कोंकण रेलवेज कारपोरेशन लिमिटेड जो है ये। तो होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर आपको कोई राय सुझाव तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।